जानना स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। आज का जो ये क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। ठीक है, अभी जो हरियाणा के अंदर एस्टेट एग्जाम आने वाला है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैराथन क्लास मैंने प्लान करी है, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार मुझे बता दें आवाज़ वगैरह सब ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एवरीथिंग इज ओके। सब कुछ ठीक होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एक बार हम आवाज़ चेक कर लें। सब कुछ ठीक है आई थिंक। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सब्जेक्ट का नाम है बच्चा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो आपको पता है कि सीडीपी जो है वो हमारे लिए 30 मार्क्स की है, और यानी 30 क्वेश्चन इसमें हमारे आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो इस क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे, और उम्मीद कर कि आपको ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर ही समझ आ जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को, और इसमें 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या, बस एक टॉपिक की तरह है ये क्लास, और इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। शुरुआत जो है वो मैं आपकी करने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले मैं आप लोगों को कुछ लर्निंग थियरी डिस्कस करूंगा, जिसमें हमारे क्वेश्चन आएंगे लर्निंग थियरीज। ठीक है, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनकी क्या लर्निंग थियरी रही, और क्या क्या उनके स्टेटमेंट थे, किस तरह की उन्होंने बुक्स वगैरह पब्लिश करी है ना। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस बनाता है ना। और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है तो हमें इनको करना भी पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो लर्निंग थियरी है हमारी, जो लर्निंग थियरीज है हमारी, उसमें 3 कॉन्सेप्ट हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा बिहेवियरिज्म। क्या आता है बच्चा? बिहेवियरिज्म आता है। लर्निंग थियरी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है बिहेवियरिज्म। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कॉग्निटिविज्म, और तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, सबसे पहले आपने नाम याद रखना है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। ये हमारे लिए क्वेश्चंस का काम करेंगे, है ना। पेपर में इनसे टॉपिक बनते हैं, आपको लाइनें दी होती हैं। ये तीनों टर्म भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग थ्योरी जो है जितनी भी, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो है वो बेस्ड है। बिहेवियरिज्म जो है वो क्या करता है कि भाई जो लर्निंग है, जो लर्निंग है वो बिहेवियर पर डिपेंड है। ठीक है, किस पर डिपेंड है? बिहेवियर पर डिपेंड है। और कोई भी चीज सीखने के लिए, लर्न करने के लिए हमें एक स्टिमुलस की नीड होती है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? बिहेवियरिज्म जो है वो इस सिद्धांत पर काम करता है कि कोई भी चीज अगर हमें सीखनी है तो सीखने के लिए हम जो है वो किस पर डिपेंड करेंगे? स्टिमुलस पर डिपेंड करेंगे। अगर मेरा स्टिमुलस होगा तभी मैं सीख पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ये वर्डिंग याद रखिएगा कि अगर कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो उस पर डेफिनेटली लर्नर क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, है ना। रिएक्ट करेगा, और वो कॉन्सेप्ट हमारा बिहेवियरिज्म है, और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना।
कुछ ना कुछ हमें जो है वो सीखने को मिल जाएगा। तो ये मेरा लर्निंग बिहेवियर है जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स डिपेंड है। बिहेवियरिज्म में आपने नाम याद रखना है पावलो का, ठीक है। किसका नाम याद रखेंगे? पावलो का। अगर आपने पढ़ा हो तो इसका डॉग एक्सपेरिमेंट है ना। कौन सा है भाई? डॉग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं, है ना। बिहेवियरिज्म में आपने ये नाम याद रखोगा कि हम इसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। डॉग एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या नाम था उसका? क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। और वहीं से ये समझ में आया कि सीखने के लिए स्टिमुलस की जरूरत है, और वो स्टिमुलस कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों तरह का हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे पास सर्कमस्टांस किस तरह के हैं, ठीक है। उसके मुताबिक हम उसको देखेंगे। क्लियर? तो बिहेवियरिज्म जो है वो पावलो का सिद्धांत है, और क्लासिकल कंडीशनिंग पर यह डिपेंड करेगा। डॉग एक्सपेरिमेंट हुआ था लर्निंग बिहेवियर पर, और स्टिमुलस पर और लर्निंग पर ये डिपेंड करेगा। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसमें ये वर्डिंग आपने याद रखनी है, ठीक है। मीनिंग क्लियर हुआ बिहेवियरिज्म का, यानी हम किसी के स्टिमुलस से जो भी चीज सीख रहे हैं वो आपका बिहेवियरिज्म के अंदर आएगा। क्लियर है? चलिए, दूसरा हमारे पास वर्ड है बच्चा कॉग्निटिविज्म, ठीक है। ये क्या है? हमारी माइंड से रिलेटेड है, रिलेटेड टू माइंड, रिलेटेड टू माइंड ऑफ लर्नर। एक लर्नर का दिमाग कैसे काम करेगा वो उसका कॉग्निटिविज्म है। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड का यूज नहीं कर रहे हैं तब तक कोई भी चीज नहीं सीखेंगे, है ना। तो ये जो कॉग्निटिविज्म है ये रिलेट करता है हमारे थिंकिंग प्रोसेस से, ठीक है। किससे रिलेट करता है? थिंकिंग प्रोसेस से रिलेट करता है कि हमारा जो दिमाग है वो काफी हद तक चीजें सीखता है, और सीखने के लिए उसके पास जो है वो क्या होता है? आसपास का इन्वायरमेंट होता है, और वो इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट करेगा किसी ना किसी तरह से, पॉजिटिवली या नेगेटिवली वो कुछ ना कुछ सीखता जरूर जाएगा। तो वो क्या है? कॉग्निटिविज्म है। और कॉग्निटिविज्म में आपने नाम जो है वो याद रखना है पियाजे का, पियाजेट, ठीक है। नाम याद रखेंगे किसका? पियाजेट का, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया है। क्लियर? तो उसके बारे में हम अभी पढ़ने भी वाले हैं, कॉग्निटिविज्म को और डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म का। इसमें क्या है? लर्निंग बाय सेल्फ, लर्निंग बाय सेल्फ। इसमें क्या है कि भी जो नॉलेज है वो हम अपने आसपास से क्या करते हैं? खुद से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। खुद से ही हम अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये चीज किसका पार्ट है? कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है। इसे हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिविज्म। जहां पर लर्नर नॉलेज को क्रिएट करता है, क्या करता है? नॉलेज को क्रिएट करता है अपने एफर्ट से, बाय डूइंग एफर्ट्स। क्लियर है ये चीज कि अपने कुछ एफर्ट्स वो लगाएगा और अपने एफर्ट्स के जरिए वो कुछ सीखेगा। तो वो चीज हमारा किसका पार्ट है? कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है, ठीक है भाई। किसका पार्ट होगा भाई? कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट होगा। बताओ यहां तक इन कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? क्लियर हो गए सभी? मीनिंग हुए होंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिविज्म और इन सब से रिलेटेड कौन कौन है। चलो, अच्छी बात है अगर आपने सारी चीजें सीख भी ली है ना, बढ़िया तरह से। अगर आपने मीनिंग क्लियर करे तो डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा। ये क्लास आपके लिए काफी रहेगी भी, ठीक है। तो जो यहाँ पर सीखने आया है डेफिनेटली सीख के जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? एक बार रिवाइज करो जल्दी से, तीनों टर्म का मीनिंग क्या क्या बताया है। जल्दी से रिवाइज करिए फटाफट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो हमारा कंस्ट्रक्ट करने से रिलेट करेगा। चलो, और कंस्ट्रक्टिविज्म ब्रूनर के ऊपर है ना। इसमें ब्रूनर का नाम याद रखना है। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर किस साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखेंगे? ब्रूनर का।
कौन है वो? ब्रूनर। ध्यान में रहेगा। चलो नेक्स्ट देखो आगे। आगे बढ़े भाई। चलो अब हम थोड़ा सा थियरीज की तरफ जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की थियरीज पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने लर्निंग के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस करी है इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्लास में काफी मजा आएगा आपको, क्लास बस देखते रहो लास्ट तक। ठीक है, चलो जी अब हम बात करें अगर बिहेवियरिज्म की, तो उसमें मैंने आपको डॉग वाला एक्सपेरिमेंट की बात कर ही दी है ना, कि बिहेवियरिज्म में डॉग एक्सपेरिमेंट याद रखना है किसका है, वो पावलो का है। पावलो ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, है ना। और उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो है वो एक स्टिमुलस होगा, है ना, और एक क्या होगा, रिस्पॉन्ड होगा। और ये जो स्टिमुलस है वो कंडीशनल हो सकती है और अनकंडीशनल भी हो सकती है। क्लियर है? ये जो स्टिमुलस है मेरा वो कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों तरह से वर्क करेगा, है ना। और इसी स्टिमुलस पर एक लर्नर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करता है ना। जैसे वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है, याद है सभी को, सभी पढ़ के आए होंगे डॉग एक्सपेरिमेंट, सभी ने पढ़ा ही होगा कि डॉग एक्सपेरिमेंट में क्या था। देखो उसमें क्या था, पहले फूड था, सिर्फ फूड रखा हुआ था, तो वो क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, है ना। फिर उसके बाद बेल आ गई, बेल में क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ स्टिमुलस, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर फूड और बेल दोनों इकट्ठे हुए, तो वो क्या बना, कंडीशनल स्टिमुलस बना, कंडीशनल स्टिमुलस बना। भाई डॉग को ये समझ में आया कि जब बेल बजती है तो उसे खाना मिलता है ना, कि जब बेल बजती है तो उसे क्या मिलेगा बच्चा, खाना मिलेगा। तो खाना मिलना उसके लिए क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है। और बेल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। फूड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। तो ये डॉग एक्सपेरिमेंट था, याद रखिएगा। और नाम किससे रिलेट करेगा बच्चा, बिहेवियरिज्म और पावलो का इसमें नाम है। ठीक है, चलो ध्यान में रखना ये बात, अब बोलने नहीं चाहिए। ठीक है, बोलना नहीं है, टॉपिक को समझना। जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो पर्सन आएगा वो आएगा कॉग्निटिविज्म, और इसमें नाम याद रखना है पियाजे। पियाजे ने क्या करा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। कौन सी डेवलपमेंट थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट थ्योरी है इनकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। याद रखोगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दोबारा से नाम याद करो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनके जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेस आएंगी। ठीक है, कितनी स्टेजेस आएंगी, 4 स्टेजेस। और इसको नाम कैसे याद रखेंगे, SPCF। कैसे याद रखेंगे, SPCF, SPCF याद रखोगे, SPCF। ठीक है, अब SPCF में सबसे पहले S का जो मतलब है वो क्या है, सेंसरी मोटर। कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी क्या है, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, तीसरी क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल। और फोर्थ क्या होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना। डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस डिफाइन करी है कि जो एक लर्नर है वो इन 4 स्टेजेस से होकर के गुजरता है जब वो चीजें सीखेगा। तो सीखने के लिए उसे ये 4 स्टेजेस की नीड पड़ती है कि पहले वो अपने सेंसेस से सीखता है, जिसे वो सेंसरी मोटर स्टेज बोलता है। फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, फिर उसके बाद कॉन्करेंट ऑपरेशनल आती है, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल आ जाती है। ठीक है, सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो 0 से 2 साल की होती है ना। जन्म से लेकर 2 साल तक जो बच्चे की स्टेज है वो 0 से 2 है। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल के बीच में। ठीक है, उसके बाद 7 से 11 साल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल,
और मोर देन 12 वो फॉर्मल ऑपरेशनल में डिवाइड किया। ठीक है, ये आपके ड्यूरेशन भी ध्यान में रखनी है क्योंकि इनमें क्वेश्चंस आते हैं अभी, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे ने दी है। एस्टेट में इसका क्वेश्चन आएगा भाई, है ना, एग्जाम में हमारा इसका क्वेश्चन आएगा। सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो 0 से लेकर 2 साल के बीच में है। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 है। फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से ज्यादा की है। ठीक है, अब जो सेंसरी मोटर है उसमें कैसे डेवलपमेंट हो रही है, वो अपने सेंसेस से सीखता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेंसरी मोटर। क्योंकि यहाँ जो लर्नर है उसकी सेंस लैंग्वेज काम कर रही है ना, अपनी सेंसेस से वो आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करता है। प्री ऑपरेशनल में उसे सिंबल्स दिखाए जाते हैं, कुछ इमेजेस दिखाई जाती है, जैसे नर्सरी क्लास का जो बच्चा है उसको इमेज दिखा करके, फोटो दिखा करके पहचान करवाते हैं कि भाई ये एप्पल है, ये बनाना है, ये मैंगो है ना, ये डॉग है, ये एज है, ऐसे बताते हैं। तो वो कौन से स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल का बच्चा होगा और इसमें लर्नर क्या होगा, थोड़ा सा एक्टिव होगा, वो खुद से चीजें करने के बारे में सोचेगा, एक्सप्लोर करना शुरू करेगा, है ना। और बताओ, टीचर की बात पर इतनी जल्दी बिलीव नहीं करेगा, उसके पीछे का लॉजिक पूछेगा, लॉजिकल हो जाएगा, है ना। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल मोर देन 12 है, यहाँ पर वो एडल्ट हो चुका है, एडोलसेंस में आ चुका है, तो वो खुद से चीजें कंस्ट्रक्ट करेगा, है ना, खुद से वो लेसन प्लान तैयार करेगा, अपने हाइपोथेटिकल जो टर्म एंड कंडीशन है उनके हिसाब से वो समझता है ना। तो क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। क्लियर, समझ में आई एसपीसीएफ की मीनिंग। चलो अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपने समझना है। देखो कौन कौन सी है। एक हमारे पास इसमें टर्म आएगी स्कीमा। क्वेश्चन में स्कीमा वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमा, बताओ भाई स्कीमा क्या है। तो स्कीमा क्या है, योर एग्जिस्टिंग नॉलेज इन योर माइंड, योर एग्जिस्टिंग नॉलेज इन माइंड, आपके दिमाग के अंदर जो नॉलेज पहले से ही है वो क्या है, आपका स्कीमा है बॉडी का। हमारे बॉडी का क्या होता है, वो स्कीमा, जो नॉलेज मेरे पास पहले से ही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। क्लियर, क्या बोल देंगे, स्कीमा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज इसमें आती है कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जिसको बोल देंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसके अंदर रहकर लर्नर जो है वो सीखेगा। एक लर्नर का एक ZPD होता है हमेशा, और उस ZPD के अंदर ही वो सीखेगा, है ना। उसका एक कहते हैं ना कि वो क्राइटेरिया है जिसके अंदर वो रहकर सीखना चाह रहे हैं, है ना, जिसके अंदर रहकर वो सीखना चाह रहे हैं उसे हम ZPD कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें वर्ड आएगा MKO, दैट इज मोर नॉलेजेबल टू अदर, मोर नॉलेजेबल टू अदर। भाई मेरे से ज्यादा जिसको नॉलेज है उसी से मैं सीख पाऊंगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये कहती है कि मेरे से ज्यादा जिसके पास नॉलेज होगी वो मुझे सिखा पाएगा, है ना। तो वो MKO है, मोर नॉलेजेबल टू अदर है। फिर इसके बाद इसी में हमारे पास वर्ड आएगा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। ठीक है, ये जो वर्ड है इनको स्टार मार्क करना, पेपर में आते हैं, एग्जाम आपसे पूछेगा बताओ एसिमिलेशन क्या है और अकोमोडेशन क्या है। क्लियर है, एसिमिलेशन का क्या मतलब है और अकोमोडेशन का मतलब क्या है। एसिमिलेशन में है कि वी आर न्यू आइडिया, हमारे पास बिल्कुल फ्रेश न्यू आइडिया होंगे, फ्रेश होंगे बिल्कुल, ठीक है। और अकोमोडेशन में होगा ऐड करना, कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग मेरे पास आइडिया है उसमें मैंने कुछ प्लस कर लिया, कुछ ऐड कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। एसिमिलेशन क्या है, देयर शुड बी अ न्यू आइडिया,
हमारे दिमाग में जो नया आइडिया आया है, डेवलप हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, वो हमारा क्या है, एसिमिलेशन है। और अकोमोडेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज है, और उस नॉलेज में हमने कुछ अपनी नॉलेज ऐड करी है। ठीक है, क्लियर, याद रखेंगे पियाजे को, भूलोगे तो नहीं। चलिए, क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो नाम याद रखना है जीन पियाजे का। क्लियर है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला जो पर्सन आता है वो आएगा ब्लूम। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने ये वर्डिंग थोड़ी सी याद रखनी है भाई, ये हमारी लर्निंग से रिलेटेड है ना। वाइगोट्स्की ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जैसे जेडपीडी, एमकेओ, ये सब चीजें, बाकी मैंने कॉग्निटिव के साथ ही इनका मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 ही स्टेजेस है हमारी, 4 स्टेजेस आएंगे। उसके बाद जो मैंने आपको बताया वो टर्म्स है ना, बीच में मैंने टर्म्स करी है, तो वो उसको रिलेट मत करिएगा कि वो कॉग्निटिव से रिलेटेड है तो कॉग्निटिव से रिलेटेड, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो उसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। नाम याद रख लेना, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय वाइगोत्स्की। ठीक है, जिसमें ये जेडपीडी और ये सब चीजें आई हमारी, ध्यान में रखना इनको। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आपने याद रखना है ब्लूम। जो ब्लूम है, ब्लूम ने अपनी एक टेक्सोनोमी दी है लर्निंग से रिलेटेड, और उसने हमें कुछ स्टेजेस बताई है ना, कि सबसे पहले कोई नॉलेज होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को कॉम्प्रीहेंड किया जाता है, कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन है उसकी। फिर एनालाइज करेंगे कहाँ वो यूज हो रही है। उसके बाद सिंथेसाइज करते हैं, और लास्ट में उसको इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएशन करते हैं, है ना। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के स्टेप्स हैं, याद रखना ये सब। सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन के बाद उसका एप्लीकेशन, फिर उसका एनालिसिस, फिर उसके बाद सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। जब ब्लूम ने 1956 में अपनी थियरी दी, तो उसने इन वर्ड के जरिए एक लेवल डिसाइड करा कि जो नॉलेज है वो कैसे जो है वो सर्कुलेट हो रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। तो नॉलेज से पहले हम कोई नॉलेज लेते हैं, है ना, उसको फिर हम कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, एनालाइज करेंगे, सिंथेसाइज यानी एक लॉन्ग टर्म के लिए उसको रिटेन करके रख लेंगे, और फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे कि हमने क्या कुछ सीखा है, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2001 में, तो इसने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा, नॉलेज को इसने रिलेट कर दिया कि नॉलेज जो है वो रिमेम्बरिंग है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन को इसने क्या रिलेट करा, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। एप्लीकेशन को इसने रिलेट करा कि वो कहीं ना कहीं अप्लाई होती है। एनालिसिस को एनालिसिस ही लिखा, और फिर उसके बाद इसने क्या करा, इवैल्यूएट करा है, और फिर उसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेजेस याद रखनी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चाहे वो आपसे कहे कि सोशल फॉर्म यानी नाउन की फॉर्म में 1956 में ब्लूम ने जो हियरार्की है वो इस तरह से डिफाइन करी, ये इसका नाउन हियरार्की होता है, और ये वाला इसका वर्ब हियरार्की होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो ये याद रखने हैं स्टेजेस कि किस तरीके से डिफाइन हुए हैं। ठीक है, चलिए चलो ध्यान में रखना है इनको। उसके बाद आप याद रखेंगे किन्हें,
होवर्ड गार्डनर को। मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी, कौन सी भाई? मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी चलेगा। द थियरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और मल्टीपल इंटेलिजेंस से नाम याद रखना है होवर्ड गार्डनर का। ठीक है, किनका नाम याद रखेंगे? होवर्ड गार्डनर। जो होवर्ड गार्डनर है, इन्होंने हमें कुछ लिंग्विस्टिक थियरी दी है, कुछ इंटेलिजेंसी के बारे में बात करी है। कौन कौन सी इंटेलिजेंसी होती है? सबसे पहले बताई है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, नाम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरी बताई है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तीसरी इसमें आपने याद रखनी है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। फोर्थ आप याद रखेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक्स। फिर आपने ध्यान रखना है स्पेशल इंटेलिजेंस। फिर आपका नाम याद रखेंगे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ठीक है, इसके अलावा नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक। ठीक है, बस ये हमारी 8 इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंसी एलिमेंट है जो होवर्ड गार्डनर ने डिफाइन करे हैं। ठीक है, देखो लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंसी है वो हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है, कि जिसके वो लैंग्वेज पर कमांड है वो उसके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, कि अपनी लैंग्वेज पर वो स्ट्रॉन्ग कमांड रख सकता है। दूसरा जो है वो इंटेलिजेंसी मैथमेटिकल है, यानी हम अर्थमेटिकली जो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, लॉजिक वगैरह फाइंड करते हैं, रीजनल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी किस तरह की है, वो आपका मल्टी जो है वो मैथमेटिकल है। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी संगीत से रिलेटेड है, कि जो हर कोई म्यूजिक जो है वो नहीं कर सकता है ना, तो इसमें भी स्पेशल एक एबिलिटी की नीड होती है। उसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये हमारा बॉडी मूवमेंट से रिलेट करेगा, कि हमारी जो बॉडी मूवमेंट है उनकी हेल्प से हम क्या कुछ सीख पा रहे हैं। हमारी जो बॉडी है वो मूव करती है, तो मूवमेंट में क्या क्या चीजें वो सीखती है ना, तो वो हमारे बॉडीली काइनेस्थेटिक है। स्पेशल जो काइनेस्थेटिक है ये क्या है? सिचुएशनल होते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कैसे रिएक्ट करते हैं, अपने आप को कैसे अडेप्ट करवाते हैं, अडेप्टेबिलिटी ऑफ द लर्नर, वो स्पेशल इंटेलिजेंसी होती है। ठीक है, कि हम चीजों को कैसे रिलेट करते हैं। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को कैसे हम अडेप्ट करेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग इज स्पेशल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल स्किल, जिसमें हम दूसरों के साथ अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं, तो इट रिलेट टू द टू वे कम्युनिकेशन। और इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंसी है वो हमारी खुद की है, कि मेरा जो माइंड है वो कैसे काम कर रहा है, मेरा जो दिमाग है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो इंट्रापर्सनल है। और फिर नेचुरलिस्टिक जो है वो नेचर से रिलेटेड है, कि नेचर में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में हमें पूरी नॉलेज है, कि चीजें किस तरह से चलती हैं। ठीक, चलिए ध्यान में अभी सारी बातें क्लियर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है इरक्सन का। किनका नाम है बच्चा? इरक्सन। इरक्सन ने हमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। और इनकी जो थियरी है वो 8 स्टेजेस में डिवाइड है। कितनी स्टेज है इरक्सन की? 8 स्टेज है। ठीक है, सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी और सिन,
ऑटोनॉमी और सेम। फिर आपका इनिशिएटिव और गिल्ट, इनिशिएटिव और गिल्ट। फिर आपका है इंडस्ट्री और इनफ्eriority, इंडस्ट्री एंड इनफ्eriority। इसके बाद आइडेंटिटी, रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एंड लास्ट इसमें आएगा ईगो, इंटीग्रिटी और डिसअपियर, ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, जो इरेक्शन है इनके 8 स्टेजेस हैं, ध्यान में रखनी है। और इन 8 स्टेजेस में इरेक्शन की थियरी जो है वो हमारी रिलेट करती है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी, इंडैमिनिटी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी और आइसोलेशन, जनरेटिविटी स्टैग्नेशन, ईगो, इंटीग्रिटी और डिसअपियर। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलो देखो, 1.5 साल तक जो है वो ट्रस्ट मिसट्रस्ट होता है, 0 से 1.5 साल तक, छोटा बच्चा बिल्कुल। फिर उसके बाद उसकी जो उम्र है वो 3 साल तक होगी, है ना। 3 के बाद वो लगभग 5 साल तक जाएगा इनिशिएटिव्स में, और उसके बाद फिर 12 साल तक जाता है इंडस्ट्री और इनफीरियरिटी में। 12 के बाद 13 से शुरू हो जाएगा, है ना, 18 तक, लगभग 18 तक आइडेंटिटी कंफ्यूजन में रहता है। उसके बाद 40 साल तक इंटीमेसी में रहेगा, जनरेटिविटी में वो 85 तक पहुंच जाएगा, और मोर देन 85 ईगो इंटीग्रिटी में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके होता है। ये अलग अलग हमारी स्टेजेस हैं, ध्यान में रखनी है। जैसे कि 0 से 1.5 साल ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। यहाँ पर लर्नर ट्रस्ट कर सकता है और नहीं भी, है ना। जहां पर छोटा बच्चा है वो अपने पेरेंट्स पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा, किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम है, जहां पर वो सीखने के बारे में सोचेगा कि उसे चीजें सीखनी होती हैं, तो वो लर्निंग करेगा, है ना। ऑटोनॉमी या फिर सेमफुल, या तो सीख जाएगा या नहीं सीखेगा। इनिशिएटिव और गिल्ट है कि भाई वो इनिशिएट करना शुरू करता है या फिर गिल्ट करता है, यानी कि वो कभी सीखता ही नहीं है। इंडस्ट्री और इनफीरियरिटी है, यहाँ पर नई चीजें वो एक्सप्लोर करेगा, जबकि इनफीरियरिटी में एक्सप्लोर नहीं करता है। आइडेंटिटी में क्या है कि भाई वो समाज में अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करता है, और दूसरी तरफ है रोल कंफ्यूजन, यानी उसे पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है ना, अपनी लाइफ का गोल ही नहीं पता है। इंटीमेसी और आइसोलेशन, यानी इंटीमेट करना आ जाता है, और आइसोलेशन यानी बिल्कुल कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो नहीं है। जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन है कि हम चीजों को जनरेट करना शुरू कर देते हैं और स्टैग्नेशन में रुक जाते हैं। ईगो इंटीग्रिटी है कि हम ईगो में हैं, और डिसअपियर यानी कि अपनी लाइफ को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, है ना। तो ऐसे करके ये स्टेजेस हैं जो इरेक्शन ने डिफाइन करी। और ये जो आपका सीक्वेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस पर भी क्वेश्चन आता है। तो नॉट ओनली कि बस जस्ट आपने इनके नाम पता होनी चाहिए, इनका सीक्वेंस, इनका मीनिंग, और इसमें जो एज ग्रुप है वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो यहां तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, क्लियर हुआ है चीजें। चलो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के लेवल्स। तो भाई लेवल ऑफ टीचिंग में आपने याद रखना है, सबसे पहले होता है मेमोरी लेवल। ठीक है, कौन सा होता है, मेमोरी लेवल। सेकंड आपका होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा जो है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल।
ठीक है। सबसे पहले बच्चा मेमोरी लेवल आता है, फिर दूसरे नंबर पर अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, तीसरे नंबर पर रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। मेमोरी लेवल जो है वो किससे रिलेट करता है? रूट लर्निंग, जहां पर रूट लर्निंग करवाई जा रही है, मेमोरी लेवल। ठीक है। अगर हम बात करें तो क्रैमिंग करवाई जा रही है, रट्टाफिकेशन करवाई जा रही है, वो क्या है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। जैसे छोटे बच्चों को हम चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उन्हें रूट लर्निंग करवाते हैं या क्रैमिंग करवाते हैं कि रिपीटेशन कर करके वो सीखता है ना। तो वो कौन सा टीचिंग लेवल है? मेमोरी लेवल है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, जहां पर वो लॉजिक ढूंढेगा, लॉजिकली उसको समझाते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना सिखाएंगे। ठीक है, और प्रेजेंटेशन देकर के समझाते हैं, तो वहां वो अंडरस्टैंड करेगा चीजें, समझेगा, रटेगा नहीं। ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां वो खुद से एक्सप्लोर करता है और जहां पर लर्नर एक्टिव होगा, पूरी तरह कंप्लीट एक्टिव लर्नर होता है और चीजों को डिस्कवर करेगा। ठीक है, क्या करेगा भाई? डिस्कवर करेगा, तो उसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। और जो टीचर है वो पूरी तरह पैसिव हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर जो है वो पैसिव हो जाएगा, क्योंकि टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? फैसिलिटेटर का, कि वो चीजें उसको दे देगा और उन चीजों में वो कैसे काम करता है ये काम उसका नहीं होगा, फैसिलिटेटर की तरह काम होगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है, इसमें टीचर और लर्नर एंड लर्नर बोथ आर एक्टिव, दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन होते हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में। ठीक है। जबकि मेमोरी लेवल में पूरा फोकस किस पर है? टीचर पर, तो टीचर कंप्लीटली एक्टिव है और जो लर्नर है वो पूरी तरह पैसिव है। लर्नर सिर्फ अपने टीचर की बात को मानता चल रहा है ना। टीचर ने उसे गलत पढ़ा दिया तो वो गलत को ही सही मानेगा। ठीक है, हमेशा वो गलत को ही सही मानेगा, उसमें कोई भी वो नहीं करेगा, है ना। टीचर जो पढ़ा रहा है, जो उसे समझा रहा है, बस उसी को वो मान के चलेगा। तो वो क्या होता है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में लॉजिकल होती हैं चीजें, जहां टीचर और लर्नर दोनों मिलकर डिस्कशन करते हैं और चीजें समझाता है। ठीक है, समझ में आती हैं। जबकि रिफ्लेक्टिव लेवल डिस्कवरी से रिलेटेड है, जहां टीचर पूरी तरह पैसिव हो जाएगा, एक्सप्लोर करेगा। ठीक है। बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो? समझ में आ गई होगी चीजें, उम्मीद कर सकते हैं। चलो, यहाँ तक क्लियर है अभी। नेक्स्ट इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो आपने पढ़नी है? नेक्स्ट इसमें हमें ध्यान में रखना है कि इवैल्यूएशन मेथड। हम जब इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो कितनी तरह से इवैल्यूएशन होती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवैल्यूएशन जो है वो कितने तरह की होगी? तो इसमें अगर हम बात करें तो एक इवैल्यूएशन है जिसमें हम करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फिर एक होती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तीसरी होती है समेटिव इवैल्यूएशन। और फोर्थ नंबर पर आएगी इपस्टेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, चलो अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। भाई इनका मतलब है क्या? क्या मतलब होता है कि अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं
या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं या समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, और करते कब है, मेन क्वेश्चन तो ये भी है भाई करते कब है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ड्यूरिंग द लर्निंग होती है, जैसे क्लास टेस्ट और जो ओरल टेस्ट होते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं क्लास के अंदर, है ना। 2-4 दिन के अंदर जो टेस्ट होते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा उसे हम देखना चाह रहे हैं, है ना, कि वो कितना सीखता है कितना नहीं सीखता ये देखना चाहते हैं, तो वो क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या है, लर्नर की वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मेन फोकस किस पर है कि लर्नर की वीकनेस आइडेंटिफाई करेंगे कि वो चीजें सीख क्यों नहीं रहा, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कहाँ वो सीख नहीं पा रहा, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वो जो इवैल्यूएशन है वो क्या से है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। ठीक है, समेटिव में क्या है, एट द एंड, एट द एंड ऑफ पीरियड हम उसको ग्रेड्स देते हैं। ठीक है, उसका जो रिजल्ट निकालते हैं, उसको जो पास और फेल करते हैं, है ना, वो जो इवैल्यूएशन हो रही है उसे बोलेंगे समेटिव। जब मैंने पूरा सिखा दिया, लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है, स्कूल खत्म हो गया है, पूरा सेशन एंड होने वाला है और उसके बाद उसका फाइनल एग्जाम लेते हैं, तो वो जो फाइनल एग्जाम है वो क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन है। ठीक है, कौन सी इवैल्यूएशन होती है, समेटिव इवैल्यूएशन होती है। इसके अलावा जो इपस्टेटिव इवैल्यूएशन है ये क्या है, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है। ठीक है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसे हम टेस्ट करेंगे इपस्टेटिव इवैल्यूएशन में। ठीक है, जैसे मैंने कोई चीज पढ़ाई है, सिखा रखी है, तो उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन करा कि भाई बच्चे को पीछे से कितना आता है। नया जब भी टॉपिक करवाया जाएगा तो नया टॉपिक ऐसे तो नहीं शुरू होएगा, नया टॉपिक करवाने से पहले उसका पास्ट नॉलेज चेक करेंगे, है ना, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसे हम चेक करेंगे। तो वो जो चेक करना है उसे बोलेंगे इपस्टेटिव इवैल्यूएशन, कि जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसकी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, वो हम देखेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तीनों वर्ड, ये चारों जो वर्ड है इवैल्यूएशन के, ये एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम में आते हैं और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हो, करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमें ध्यान में जो रखनी चाहिए वो देखो कौन सी है। मैंने आपको मेथड वो बता दिया, लेवल्स बता दिए और ये बता दिया। ठीक है, थोड़ी और चीजें डिस्कस करते हैं और मजा आएगा क्लास में। हाँ, एक हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है पेपर में, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देखो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, इसको हम कैसे समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। गिव मी 1 सेकंड ओनली। सबसे पहले तो इसमें हम बात करें
पहले हमारे पास आएगी पॉजिटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर। दूसरी होती है नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है। तीसरी होती है जीरो ट्रांसफर, ठीक। पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और न्यूट्रल ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पियानो बजाना सीखा, है ना। अब पियानो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पियानो के बारे में आपको नॉलेज आ गई, तो आपने क्या करा, उस नॉलेज को दूसरे इंस्ट्रूमेंट सीखने में यूज करा। अदर इंस्ट्रूमेंट भी आपने सीख लिए धीरे धीरे करके, है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि मैंने कोई काम सीखा और उससे रिलेटेड जो काम है वो मैंने सीख लिए। अब जैसे मैंने बच्चों को एडिशन करना सिखाया, तो एडिशन करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा कि मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे, है ना। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव क्या है कि बच्चे के हाथ में टॉय है ना, और टॉय से वो कार चलाना सीख रहा है, कार है उसका टॉय, और वो उसको चला रहा है। तो अगर हम उसको रियल कार पकड़ा देंगे तो क्या वो उसे चला पाएगा, रियल जो कार होती है क्या वो चला पाएगा, नहीं। तो वो क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, कि हम गलत नॉलेज को गलत जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। और जीरो ट्रांसफर क्या है, जिसमें कुछ ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। या इसको न्यूट्रल भी कह देते हो, ठीक है। अगर आपको खाना बनाना आ गया, खाना बनाना आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सिलाई करना भी सीख जाओगे उसी टाइम। खाना बनाना आपने सीखा और आप सिलाई की मशीन लेके बैठ गए हो, है ना। तो क्या ये दोनों अलग अलग नॉलेज है। अब खाना बनाना आया है तो फिर खाना ही बनाओगे, और अगर सिलाई का काम आया है तो सिलाई ही आएगी, है ना। तो ये क्या है, जीरो ट्रांसफर या न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग, यानी आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। जिस नॉलेज की हम बात कर रहे हैं उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसे हम बोल देंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा टीचर सेंटर्ड लर्निंग और लर्नर सेंटर्ड लर्निंग। क्वेश्चन आता है इस पे, टीचर सेंटर्ड कौन से मेथड होंगे और लर्नर सेंटर्ड कौन से होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले आपको एक टेबल बता देता हूँ, एक टेबल कर लेते हैं हम। एक तरफ हेडिंग बनाओ टीचर सेंटर्ड, और एक तरफ लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या होगा, टीचर इज एक्टिव बट लर्नर इज पैसिव। लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड में क्या है, टीचर एक्टिव है जबकि लर्नर पैसिव होगा। टीचर ने जो कहा, जो बात उसको समझाई, उसी बात को वो मान लेगा, ठीक है। जबकि लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, लर्नर सेंटर्ड में दोनों ही एक्टिव होंगे, टीचर एक्टिव होगा और लर्नर दोनों क्या होंगे, एक्टिव होंगे। एक्टिवली डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एक्टिवली क्या करते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लर्नर सेंटर्ड बोलेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, टीचर बोल रहा है, टीचर स्पीक, एंड लर्नर क्या करेगा, उसको सिर्फ सुनेगा, जस्ट ओनली लिसनिंग द थिंग, है ना। कोई भी चीज है अगर वो टीचर सेंट्रिक है तो वहां पर सिर्फ टीचर बोलेगा और लर्नर उसको सुनेगा, समझेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। जबकि यहां पर क्या होगा, इंटरैक्शन बिटवीन बोथ, इंटरैक्शन होगी बिटवीन टीचर एंड लर्नर, दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो रही है,
ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। क्लियर है? यहां पर क्या होगा, टॉपिक चूज करा जाएगा। कौन करेगा, टीचर। टॉपिक चूज करेंगे टीचर के द्वारा। ये चीजें हैं। और जबकि लर्नर सेंट्रिक में क्या होगा, जो टॉपिक है वो चॉइस में होंगे, क्योंकि लर्नर खुद से बताएगा कि हमें तो इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, हमें तो ये डिस्कस करना है, ऐसे करके होगा। क्लियर है? बताओ, समझ में आया? क्लियर हुआ? टीचर सेंट्रिक में लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। टीचर को अगर लेसन प्लान में क्लैरिटी है तभी वो सिखा पाएगा। डिसिप्लिन होगा कंप्लीट, क्लासरूम में डिसिप्लिन होगा। जबकि इसमें क्या होगा, कोऑपरेटिव होगी लर्निंग। ठीक है, डिस्कशन होंगे। इसमें टेस्ट एंड इवैल्यूएशन होगा टीचर सेंट्रिक में, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रही है। ठीक है, एक्सप्लोर की जा रही है चीजें। ठीक है, ऐसे करके। तो ये टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, इस पर बार बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है और डाइवर्जेंट क्या है। देखो, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स से क्या समझ आता है बच्चा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, जैसे हमने कोई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा तो बच्चा सिर्फ ट्रू फॉल्स में आंसर दे देगा। मैंने कोई एमसीक्यू क्वेश्चन करा तो उसमें उसने एक आंसर दे दिया, है ना। ये क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, लिमिटेड है। ठीक है, जबकि इसमें और क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन होंगे, क्लोज एंडेड, ज्यादा लिमिटेड से क्वेश्चन होंगे। जबकि डाइवर्जेंट में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होगा, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होगा, है ना। सब्जेक्टिव तरह से वो चीजों को इवैल्यूएट करेगा, डाइवर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी मेकिंग होती है, एक स्टोरी टाइप हो जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग में। ओपन एंडेड के बजाय यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? तो ये हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट क्लोज एंडेड होता है, लिमिटेड होता है, जबकि डाइवर्जेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक, चलिए। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब ये सेशन हमारा चलता रहेगा, डेली बेसिस पर हम आगे सीडीपी को कंटिन्यू करेंगे और बाकी टॉपिक भी डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्द। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को। ठीक है, थैंक यू सो मच। जुड़े रहें कंबाइंड स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।